Hello Become students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start our new chapter और चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपके बीकॉम के सेम 1 का फर्स्ट चैप्टर ये है और आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारे रेगुलर लेक्चर्स ऑन बीकॉम। क्लियर? तो आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 12th पास आउट कर चुके हो। अभी हम लॉजिक के साथ क्लियर करेंगे बीकॉम, जैसे लॉजिक के साथ हमने क्लियर किया था क्लास 12th। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के हम विदाउट टाइम वेस्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है आपके बीकॉम का, और अगर आपने कहीं से लिया हो लेक्चर और आप रिवीजन के लिए आए हो तो भी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो उसका ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है फर्स्ट लेक्चर, ये इंट्रोडक्शन के ऊपर है। यहाँ पे हम जानेंगे कि आखिर ये चैप्टर में क्या है, क्या मतलब होता है कंसाइनमेंट का, ठीक है, और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की किस तरह से ट्रीटमेंट होती है, ये पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर जान ले तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे छोटी सी 3 लाइन मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है, आप ही बुक ले लीजिए और 3 लाइन को नोट डाउन कर लो तो आपको पता चलेगा कंसाइनमेंट क्या होता है। तो सेल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस एंड एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ट्राइज टू इंक्रीज इट्स सेल्स आइदर इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। देखो, थियोरी नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, मैं आपको जस्ट ये एक पेज ही है, ज्यादा से ज्यादा ये 2 होगा, लेकिन सेकंड पेज है वो भी काफी प्रैक्टिकल है। इस तरह से मैं समझाऊंगा, ये थियरी मैं सिर्फ रीड आउट करवा रहा हूँ लेकिन समझाऊंगा मैं अपने तरीके से इन प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन वापस रीड करते हैं। सेल क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। आप कोई भी बिजनेस करो, आपका बिजनेस तब चलता है जब सेल होता है। तो क्या होता है, काफी बार ऐसा होता है कि सपोज करो कि देखे कि मैं गुजरात में हूँ। अब गुजरात में मेरी एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं तो स्टेपलर जो होते हैं वो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। अब गुजरात में डिमांड होती है 100 यूनिट्स की, तो मैं 100 ही मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। क्लियर? क्योंकि जितना डिमांड होगा हम उतना ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। वहीं से मुझे मुंबई से डिमांड आई, या मुझे पता चला कि मुंबई में भी स्टेपलर इस तरह के डिमांडिंग है, तो क्या करूंगा मैं, अभी इस 50 जो डिमांड है उसकी वजह से कोई नई ब्रांच तो नहीं ओपन करूंगा, क्योंकि मुझे कॉस्ट ब्रांच की पोसाएगी नहीं, ना कोई मैं फ्रेंचाइजी ओपन करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं मुंबई में वहां पे एक बंदे को ढूंढूंगा जिसको हम डीलर कहेंगे। उस डीलर को कहूंगा कि मैं यहाँ से 50 स्टेपलर भेज रहा हूँ, तुम वहां पे ये 50 स्टेपलर बेचो। आप वहीं के ही हो तो आपके पास नॉलेज भी होगी उस एरिया की, और आपके पास पता भी होगा किस तरह के कस्टमर है जिनको रिक्वायरमेंट है इन 50 स्टेपलर की। क्योंकि मैं गुजरात का हूँ, मुझे नहीं पता होगा मुंबई में कौन कौन से रिटेलर्स है जिनको ये जरूरत होगी। तो यही यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि सेल्स इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ट्राइज टू इंक्रीज इट। यहाँ पे देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 100 से 150, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा 100 गुजरात के लिए, 50 मुंबई के लिए। तो यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ आइदर इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये देखो इन द कंट्री है, क्योंकि मैं इंडिया के अंदर ही बेच रहा हूँ। अब मैं बाहर भी बेच दूं, ठीक है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया वहां पे भी बेचूं, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड कंट्री। तो फिलहाल तो हम आउटसाइड पे फोकस नहीं करते, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है आउटसाइड द कंट्री आ नहीं रहा है, तो हम क्यों बेवजह उस टॉपिक पे जाए। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ इट हैज नो रिसोर्सेज टू ओपन अ ब्रांच इन अ डिस्टेंट सिटी मतलब यही हो गया, गुजरात से मुंबई ये डिस्टेंट हो गया तो उसको डिस्टेंट सिटी कह रहे हैं, और इन अ फॉरेन कंट्री इट विल सेल थ्रू सम एक्सपीरियंस डीलर देयर। अब देखो वही मैंने जो बात कही, मैं क्या करूंगा, मुंबई वाले कोई भी एक डीलर को पकड़ूंगा जिसको स्टेपलर या इनमें जो स्टेशनरी आइटम्स होगी उसकी नॉलेज होगी, वहां रिटेलर कौन है उसकी नॉलेज होगी। ऐसे एक्सपीरियंस डीलर को मैं पकड़ूंगा और उसको कहूंगा ये लो भाई 50 स्टेपलर और मेरा काम करके दो, ये 50 स्टेपलर आप बेच के दो। तो ये मेथड को, ये देखो लास्ट लाइन पे सब कुछ लिखा है, दिस मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। अब आपसे कोई पूछेगा कि कंसाइनमेंट क्या है, तो आप कह सकते हो कि भाई अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह मीन्स के एक कंट्री में मैं सिटी में रहता हूँ, मुझे दूसरी सिटी में मेरे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बेचने हैं
और मेरी वहां पे कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है ना, मुझे कोई फ्रेंचाइजी को इतनी मैं कॉस्ट पेयर नहीं कर सकता, मैं क्या करता हूँ, एक डीलर को पकड़ता हूँ और उससे कहता हूँ कि मेरे गुड्स भेज दो। तो इस तरह के मेथड को हम क्या कहेंगे, कंसाइनमेंट कहेंगे। और ये ब्लू पैराग्राफ में मैंने इन शॉर्ट वर्ड करके क्लेरिफाई किया कि इन शॉर्ट द मेथड ऑफ सेलिंग गुड्स थ्रू एन एजेंट इन अ फॉरेन कंट्री और अ डिस्टेंट प्लेस ऑफ द सेम कंट्री ऑन place of the same country on commission and at the risk of the owner is termed as consignment business। अब क्या कहेंगे, इन शॉर्ट ये मेथड को क्या कहेंगे, सेलिंग गुड्स कहेंगे थ्रू एन एजेंट, एजेंट के थ्रू हम सेल कर रहे हैं। जैसे मुंबई में मैंने किसी एजेंट को पकड़ा और मैंने उसे कहा कि तुम ये बेच दो। अब देखो कोई भी डीलर होगा, क्लियर, वो फ्री में तो बेचेगा नहीं, तो क्या उसका मतलब, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि ये अब मैं स्टेपलर जो है ये रब कर रहा हूं। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, डीलर का फायदा क्या, डीलर फ्री में तो बेचेगा नहीं। तो डीलर, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 स्टेपलर्स की, एक ही स्टेपलर लेता हूँ, एक स्टेपलर की कॉस्ट 100 पड़ रही है, मैं गुजरात में उसको 150 में बेच रहा हूँ। अब वही मैं मुंबई में तो इतने में तो बेचूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से मुंबई बेचूंगा, वो भी तो कॉस्ट ऐड होगी। तो मैं क्या कहूंगा, उस डीलर को कहूंगा तुम मुझे 200 पर स्टेपलर के हिसाब से सेल करके दो। अब यहाँ पे जो 50% का जो मार्जिन रहेगा, ये पूरा का पूरा जो होगा ओनर का जाएगा। तो डीलर को क्या मिलेगा, तो देखो डीलर को क्या कहेगा, जो ओनर होगा वो कहेगा तुम मेरे को जितने स्टेपलर सेल करके दोगे उसका मैं परसेंटेज तुमको कमीशन दूंगा। अब डिसाइड होगा 5%, 2%, वो हम ये चैप्टर में लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं। इन शॉर्ट आप समझ चुके हो कि यहाँ पे डीलर किस बेसिस पे काम करेगा, कमीशन के बेसिस पे काम करेगा, जितना वो सेल करेगा उसके हिसाब से ओनर जो होगा वो उसे कमीशन देगा। तो यहाँ पे जो रिस्क आएगा, गुड्स का रिस्क, मीन्स के 50 स्टेपलर जो है कुछ भी डिफेक्ट होते हैं या कुछ भी नहीं दिखते, तो सारी रिस्क किसकी होगी, तो सारी रिस्क जो होगी वो जो गुड्स बेच रहा है ओनर उसकी होगी। अब यहाँ पे जो गुड्स बेच रहा है उसे हम क्या कहेंगे, और वो जिसको गुड्स बेच रहा है मीन्स के जो डीलर होगा उसको हम क्या कहेंगे। तो ये लाइन पे लिखा है द बिजनेस वो सेंड्स गुड्स टू द एजेंट इज कॉल्ड कंसाइनर। मीन्स कि यहाँ पे मैं गुड्स बेच रहा था मुंबई वाले डीलर को, तो यहाँ पे मैं क्या हुआ, कंसाइनर, और मैंने जिसको गुड्स बेचा कि भाई तुम यहाँ पे जाओ ये लो गुड्स और ये बेचो तुम्हारे मुंबई सिटी में, तो वो मुंबई वाला जो डीलर है उसको मैं क्या कहूंगा, कंसाइनी। तो हमें जैसे पता होता है नर और मादा, नर क्या होता है हमेशा किंग जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह से भी आप याद सकते हो, नर है मीन्स के वो ओनर, ठीक है। तो कंसाइनर क्या हो गया, ओनर, और कंसाइनी क्या हो गई, जो भी वहां का डीलर है, जिसको हम एज अल्टरनेट शब्द बोलो तो एजेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैंने इसके कंसाइनर, अब मैं कंसाइनर वर्ड यूज करूंगा जैसे आप यूज तो हो जाए उस वर्ड के लिए। अब जब कंसाइनर गुड्स कंसाइनी को देगा तो उसके लिए कंसाइनमेंट आउटवर्ड होगा, और वही एजेंट के लिए मीन्स के कंसाइनी के लिए क्या हो जाएगा, कंसाइनमेंट इनवर्ड हो जाएगा। अब वो जो भी गुड्स बेचेगा अपनी सिटी में, उसके बदले में उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगी उस रेम्यूनरेशन को हम बोलेंगे कमीशन, जो कंसाइनी को मिलेगी। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझा लिया कि कंसाइनर क्या होता है और कंसाइनी क्या होता है और कंसाइनमेंट किसको बोलते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि सपोज करो यहाँ पे ABC लिमिटेड कंपनी है जो स्टेपलर मैन्युफैक्चरिंग करती है, और उसकी डिमांड जो गुजरात में है वो 100 स्टेपलर्स की है, और वहीं वो अपनी सेल इंक्रीज करना चाहती है विद इन कंट्री। तो उसने सोचा क्यों ना मैं मुंबई में भी काफी डिमांडिंग होगी मेरे स्टेपलर्स की, क्लियर, तो मैं मुंबई में क्यों ना बेचूं। तो वो क्या करती है कि फिलहाल वो ब्रांच नहीं खोलती, ना कोई फ्रेंचाइजी खोलती, कुछ भी नहीं करती। वो क्या करती है, वो सीधा सीधा क्या करती है, मुंबई में जाके एक डीलर को पकड़ती है जिसको हम कंसाइनी बोलते हैं, और उसको बोलती है कि ये 50 स्टेपलर पकड़ो, मेरी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग है और आप अपने मुंबई सिटी में बेचो, क्लियर। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कंसाइनमेंट। सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं कि जो ये कंसाइनमेंट हो रहा है उसके अंदर कोई फीचर्स होते हैं, वो फीचर्स हमें जानना जरूरी होता है
कि आखिर ये कंसाइनमेंट होने के बाद कौन से साइलेंट फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो इनका फीचर है, कंसाइनमेंट इज नॉट अ सेल, ठीक है। द एजेंट डज नॉट बाय द गुड्स। यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि एबीसी लिमिटेड जो भी होगी मुंबई वाले डीलर को देगी, तो यहाँ पे क्या एबीसी लिमिटेड और मुंबई के बीच में परचेस और सेल हुआ? नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि कंसाइनमेंट इट इज नॉट अ सेल, द एजेंट डज नॉट बाय द गुड्स। वो गुड्स बाय नहीं कर रहा है, वो गुड्स उसके बिहाफ में सेल करने के लिए ले रहा है, जिसके बदले में उसको एक कमीशन मिलेगी। तो पहली पॉइंट क्लियर आपको हो गई। सेकंड चीज वही है कि ओनरशिप गुड्स इज नॉट ट्रांसफर्ड। यहाँ पे देखो कि एबीसी लिमिटेड जो स्टेपलर दे रहा है मुंबई वाले डीलर को, तो यहाँ पे कोई ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, वो गुड्स अभी भी कंसाइनमेंट का जो मालिक है उसी के नाम का है। यहाँ पे जो स्टेपलर्स है उसकी ओनरशिप किसके नाम पे है? उसी के नाम पे जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया, जो बेच रहा है डीलर को। फिर रिलेशन बिटवीन क्या हो गया इन दो पार्टियों के बीच में, कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में। तो यहाँ पे मैं रिलेशन कहूँ तो प्रिंसिपल और एजेंट, एमसीक्यू में काफी बार आता है ये ओनरशिप वाला और प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप, ये ठीक है। इट इज नॉट अ बायर और सेलर का इनका रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन कौन सा है? प्रिंसिपल और एजेंट का है। अब देखो रिस्क की बात करें तो गुड्स आर सोल्ड एट द रिस्क ऑफ द कंसाइनर ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट बिलोंग्स टू हिम। अब जो भी वो यहाँ पे सेल हुई, क्लियर, अब सेल पॉजिटिव या लो मतलब कि प्रॉफिट में हुई कि लॉस में, उससे कंसाइनी को कोई लेना देना नहीं है। जो भी रिस्क होगा उस प्रोडक्ट का, प्रॉफिट में बिके या लॉस में बिके या डिस्ट्रॉय हो जाए गुड्स, सारी रिस्क उसी पे होगी जो कंसाइनर है उस पे होगी। अब यहाँ पे कंसाइनी को क्या मतलब है? कंसाइनी को अपने कमीशन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। कंसाइनी को किससे मतलब है? कंसाइनी को अपने कमीशन से मतलब है। और अगर गुड्स डैमेज और डिस्ट्रॉय, तो मैंने पहले वाले पॉइंट में कह दिए, वापस एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। आइए, तो इफ द गुड्स आर डैमेज और डिस्ट्रॉय द कंसाइनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल इन एनी वे। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सारी जवाबदारी कंसाइनर की होगी, कंसाइनी की नहीं होगी। अब लास्ट पॉइंट है जो भी है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी, अब देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, ये रहा कि एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचे मुंबई वाले को 50 गुड्स बेचे, नहीं मींस कि भेजे कि तुम मेरे 50 स्टेपलर बेचो। अब यहाँ पे वो जब बेचेगा तो क्या करेगा? डायरेक्ट जाके 50 स्टेपलर तो लेगा नहीं, उसके लिए उसको एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी लगेगी वहां जाके। ये तो बहुत ही छोटा वाला एग्जांपल दिया, 50 स्टेपलर के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, काफी बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स होती है तो एडवर्टाइजमेंट भी होगी सेलिंग के लिए, लोडिंग भी होगी, जहां पे गोडाउन पे माल रखा जाएगा उसका रेंट भी पे किया जाएगा, क्लियर। उसके बाद वहां पे जो एम्प्लॉयज होंगे उनको सैलरी भी पे की जाएगी। तो ये सारे खर्चे हैं, वो क्या अपने कमीशन में से देगा? नहीं, उसको तो सेल पे कमीशन मिलनी ही मिलनी है। उसके सामने ये जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे वो रीएम्बर्स मींस के सारे के सारे वो वसूल करेगा, किससे? कंसाइनर से वसूल करेगा। मतलब ये सारे खर्चे कंसाइनी को बेयर नहीं करने, सारे के सारे वो खर्चे कंसाइनर ही पे करेगा, क्योंकि कंसाइनर यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो जो प्रॉफिट के लिए काम करता है उसको ही खर्चा बेयर करेगा, कंसाइनी तो सिर्फ कमीशन के लिए बंधा हुआ है, क्लियर। तो आपको सब समझ में आ चुका होगा कंसाइनर मतलब क्या, कंसाइनी क्या और किस तरह का होता है। यहाँ पे छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है कि ये देखो कंसाइनर है और ये कंसाइनी को गुड्स दे रहा है बेचने के लिए, तो यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन जो हो गया कंसाइनमेंट, जिसको हम प्रिंसिपल और एजेंट डिस्कस कर चुके हैं। कंसाइनर प्रॉफिट के लिए काम करता है, कंसाइनी कमीशन के लिए काम करता है। जब कंसाइनर होगा, गुड्स भेजेगा कंसाइनी को, तो किस तरह के खर्चे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं चेकलिस्ट आपको बता देता हूँ कि गुड्स सेंड जो करेगा, फ्रेट ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस, जो भी ट्रांजिट इंश्योरेंस इसको मैं कहूंगा, ये इंश्योरेंस कौन सा इंश्योरेंस है? ट्रांजिट, कि भाई गुड्स एक सिटी से दूसरी सिटी में जाएंगे तो कुछ डैमेज या कुछ लॉस हमारे ऊपर ना है, हम इंश्योरेंस ले लेते हैं उसका। तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, वेजेस जो भी होंगी, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कमीशन जो वो कंसाइनी को देगा, और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस होंगे वो सारे खर्चे भी इस कंसाइनमेंट में आएंगे। इसी तरह से कंसाइनी के भी खर्चे होते हैं, लेकिन ये सारे खर्चे रीएम्बर्स होंगे, लेकिन पे तो कंसाइनी भी करेगा।
कंसाइनिंग के पास गुड्स आ जाएंगे तो वो गुड्स रखेगा, वहां का रेंट देगा, स्टाफ को सैलरी देगा, एडवर्टाइजमेंट खर्चा देगा, सेल प्रमोशन करेगा, उस तरह एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है ये भी। उसके लिए जो भी खर्चा होगा, इंश्योरेंस वहां पे भी रखेगा, गुड्स गोडाउन में रखेंगे तो क्या रिस्की नहीं है क्या, कभी भी फायर हो सकती है, तो उसके लिए भी वो इंश्योरेंस लेगा, तो वो भी इंश्योरेंस एक्सपेंस, और बाकी जो भी अदर होगा वो अदर एक्सपेंसेस। उसके बाद जब भी वो सेल करेगा तो वो सेल में से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो सारी की सारी रेवेन्यू वो कंसाइनर को देगा, ठीक है। एंड लास्ट स्टॉक, जो भी स्टॉक पेंडिंग बच जाता है, कभी कभार सारी सेल होती भी नहीं है, 100 सरप्लस आए और 80 बिके, 20 नहीं बिक रहे, तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक 20 का रहेगा वो क्या रहेगा, वो कंसाइनर को रीपे हो जाएंगे, मतलब स्टॉक हम उसको वापस कर देंगे। तो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्शन दिया है, किस तरह से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट, क्या होता है, क्लियर, कंसाइनमेंट बिजनेस क्या होता है, कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन क्या रहेगा, किस पे डैमेजेस, कौन डैमेजेस बेयर करेगा, किसकी रिस्क होती है, कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन प्रिंसिपल एजेंट का है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस तरह के सम और पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप अगर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज इंट्रोडक्शन का ये वीडियो जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।